गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया और इसका परिणाम क्या हुआ और इसके पीछे उद्देश्य क्या था। ये सारी चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। मीन्स एग्जाम के व्यू से कौन कौन सा पॉइंट्स इसका बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को जानने से पहले एक बार हम ये देख लें कि 1700, थोड़ा सा हम रिमाइंड करना चाहेंगे कि 1773 में क्या किया गया था कि 1773 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, बताए ही थे। और जो बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया तो सारे बंगाल का गवर्नर जो है पूरे अन्य गवर्नर को क्या करता था, नियंत्रित करता था। अन्य गवर्नर जो है उसके अधीन शासित था। इसमें थोड़ा सा और विस्तार कब किया गया? 1833 में। 1833 के तहत इसमें और थोड़ा सा विस्तार किया गया और देखते उसमें देखेंगे कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मीन्स और केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया और केंद्र में कौन था? बंगाल था। मीन्स बंगाल का गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया और अन्य प्रांत का जो गवर्नर था उससे कानून बनाने का अधिकार को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। मीन्स अब सिर्फ पूरे प्रांत समेत केंद्र का भी कानून कौन बना सकता था? भारत का गवर्नर जनरल बना सकता था। प्रांत के गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। मीन्स फर्स्ट बार पूरी तरह से केंद्रीकृत करने का प्रयास कब किया गया? 1833 के तहत किया गया। उसके बाद 1833 के बाद महत्वपूर्ण बदलाव आया 1861 में। कब? 1861 में। 1861 में देखेंगे कि फिर से एक बार प्रांत के गवर्नर को क्या दे दिया गया? प्रांत के गवर्नर को फिर से कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। मीन्स विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। मीन्स अब जो है केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएगा। जैसे मीन्स आज जिस तरह की प्रकृति है हमारे संघीय व्यवस्था का, वो संघीय व्यवस्था कहीं न कहीं भारत शासन अधिनियम 1861 का ही देन है। क्योंकि 1861 में पहली बार जो है प्रांत को जो है कानून बनाने का अधिकार दिया गया और केंद्र तो अपना कानून बनाता ही था, प्रांत को भी अपना कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जैसे आज कैसे है, आज हमारे यहाँ जितने प्रांत है तब हर प्रांत को अपना जो है राज्य सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और केंद्र में जो है केंद्र सरकार, जैसे 3 सूची है ना, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक संवर्ती सूची। तो संघ सूची को केंद्र सूची कह सकते हैं। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। और संवर्ती सूची पर दोनों बना सकता है। बट शर्त यह है कि अगर संवर्ती सूची पर राज्य भी बनाया है और केंद्र भी बनाया है तो वैसे कंडीशन में जो है राज्य का निरस्त हो जाएगा, केंद्र का लागू होगा। बट आज क्या है, आज बटा हुआ सबका कि राज्य सूची पर राज्य सरकार, केंद्र संघ सूची पर केंद्र सरकार। तो उसी तरह से ये जो इसका जो जन्म हुआ इस तरह का प्रकृति का, वो 1861 का शासन अधिनियम में ही हुआ कि प्रांत जो है अपना कानून अपने आवश्यकता अनुसार, अपने प्रांत के आवश्यकता अनुसार बनाएगा और केंद्र सरकार जो है सबों के लिए कानून बनाएगा। तो ये तो 1861 में है। इसी का जो है क्या किया गया? 1861 को ही और आगे विस्तार किया गया। विस्तार इस तरह से किया गया कि प्रांत में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। जैसे बताए थे ना कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का मुख्य उद्देश्य था उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। मीन्स एक ऐसा सरकार जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। तो इस उद्देश्य को लागू करने के लिए क्या किया गया? प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। अब ये द्वैध शासन व्यवस्था क्या था उस चीज को हम देखेंगे। तो बताए थे कि प्रांत में जो है गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार था, कानून बना सकता था। अब इसी में और विस्तार किया गया कि गवर्नर क्या कर दिया कि सारे विषय को 2 भागों में बांट दिया। सारे विषय को 2 भागों में, एक आरक्षित, एक हस्तांतरित। आरक्षित विषय के अंतर्गत सारे जो इंपॉर्टेंट विभाग था उसको रखा गया। जिसमें इंपॉर्टेंट विभाग कौन कौन था? तो सबसे पहले पैसा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मीन्स वित्त, भू राजस्व, ये सारे जो है। दूसरी बात, एक जो है डंडा को अपने पास में रखा, मीन्स पुलिस को अपने पास में रखा और न्याय व्यवस्था को अपने पास में रखा। तो मीन्स
पुलिस, न्याय, वित्त, भू राजस्व इत्यादि से संबंधित जो महत्वपूर्ण विभाग था उसको आरक्षित के अंतर्गत रखा। और आरक्षित पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? ब्रिटिश गवर्नर तथा उसके परिषद को था। मीन्स उस पर जो है भारतीय मंत्री का कोई अधिकार नहीं था। और ये जो था ब्रिटिश गवर्नर और उसका परिषद जो था, ना तो वो जनता के प्रति उसकी कोई लायबिलिटी थी, उत्तरदायी था, ना ही विधानसभा के प्रति। माने इससे संबंधित कोई भी कानून वो बना सकता है, जनता उस पर किसी तरह का आवाज नहीं उठा सकती है। तो देखिए पैसा कौन रखा? पैसा पूर्ण रूप से जो है गवर्नर और गवर्नर का परिषद अपने पास में रखा। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत कौन कौन सा विषय रखा? जो कल्याणकारी था, जिस पर खर्च था, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन। अब जैसे देखिए स्वास्थ्य पर तो खर्च करने की आवश्यकता है, कृषि पर तो खर्च करने की आवश्यकता है, तो ये सारे दिया गया किसको? ये सारे भारतीय मंत्रियों को दिया गया। तो अब शिक्षा मंत्री अगर किसी भारतीय मंत्री को बनाया गया है तो शिक्षा पर खर्च वो कहां से करेगा? पैसा कहां से होगा? क्योंकि पैसा तो आरक्षित में रखा है। आरक्षित पर पूर्ण नियंत्रण किसका? ब्रिटिश गवर्नर का था। तो ब्रिटिश गवर्नर के सामने वो क्या करेगा? जी हुजूरी करेगा, मेरे माए बाप शिक्षा पर इतना रुपया खर्च है, इतना रुपया आप क्या कीजिए, दीजिए। तो जब तक गवर्नर देगा नहीं, शिक्षा पर 1 रुपया खर्च नहीं करेगा। अब अगर 1 रुपया ही देगा नहीं तो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगा। उसी तरह से स्वास्थ्य का हालत था, कृषि का था, स्थानीय स्वशासन का था। ये सारे चीजों पर तभी जो है अच्छा काम हो सकता था, कल्याणकारी काम कर सकता था भारतीय मंत्री, जब जो है गवर्नर और उसके परिषद इस पर जो है क्या दे? धन मुहैया कराए। ना तो धन मुहैया कराएगा, ना तो भारतीय मंत्री इस पर खर्च कर पाएगा, जिसके कारण तो ये जो गवर्नर था धन मुहैया नहीं कराया, जिसके कारण ये सारे चीजें क्या हो गया? ये सारे चीजें चौपट हो गया। इतना ही नहीं, भारतीय मंत्री को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि से संबंधित वैसे कानून बनाने का भी अधिकार नहीं था जो क्या हो गवर्नर को पसंद नहीं है, क्योंकि गवर्नर ही उस समय सर्वशक्तिशाली था। गवर्नर चाहेगा तो वीटो के तहत जो है क्या कर सकता है? उसको 1 मिनट में। मीन्स भारतीय मंत्री ये सारे चीजों से संबंधित जो भी कानून बनाएगा उसको क्या करेगा? उसको जो है गवर्नर क्या कर सकता है? 1 मिनट में सारे वीटो के तहत जो है 1 मिनट में उस कानून को क्या कर सकता था? समाप्त कर सकता था। तो एक तरह से देखें कि उत्तरदायी सरकार के रूप में भारतीय लोगों को तो शामिल करने का प्रयास किया, बट वो पूरी तरह से मुखौटा रहा, क्योंकि ना तो न तो वो जो है सर्वा कानून बना सकता था, और ना ही जो है उसके पास पैसा था ताकि जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि पर वो कल्याणकारी कार्य कर सकता था। मीन्स पूरी तरह से वो क्या रह गया? मुखौटा ही रह गया। तो इस तरह से देखें कि प्रांतीय स्तर पर जो द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया और उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का प्रयास किया गया, वो पूरी तरह से क्या रहा? फेल्यूर रहा, और भारतीय मंत्री मुखौटा बनकर ही रहे। आगे देखेंगे कि केंद्र में जो है 2 सदनीय विधायिका बनाई गई। मीन्स 2 सदन मीन्स आज क्या है? आज हमारा केंद्र कैसे है? 2 सदनीय है। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, नहीं लोकसभा है और राज्यसभा है। तो लोकसभा और राज्यसभा जो आज हम देख रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का ही परिणाम है, क्योंकि सिर्फ नाम चेंज है। आज जिसको हम जो है राज्यसभा कहते हैं उसका नाम उस समय राज्य परिषद था, और आज जिसको हम लोकसभा कहते हैं उसका नाम उस समय केंद्रीय विधानसभा था। मीन्स हमारा जो द्विसदनीय व्यवस्था आज है उसकी नींव जो है कब डाली गई थी? उसकी नींव मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ जो आज लोकसभा और राज्यसभा है इसकी नींव जो है किस अधिनियम के तहत डाली गई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत। इसमें अधिकतर जो मंत्री होते थे, अधिकतर जो सदस्य होते थे वो चुने हुए होते थे। कौन होते थे? चुने हुए होते थे। बट वो चुने हुए होते थे, ऐसा नहीं कि यहाँ के सारे लोगों को जो है चुनाव करने का अधिकार था। प्रत्येक व्यक्ति वोट दे सकता था, जैसे अभी है वयस्क मताधिकार का व्यवस्था भी जो है उस तरह का उस समय जो है कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय जो है जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति था, जो टैक्स दे सकते थे, जो बहुत ज्यादा शिक्षित थे, एजुकेटेड थे, हाई एजुकेशन प्राप्त किए हुए थे, यही सारे लोग जो है, यही सारे सीमित लोग मतदान कर सकता था। हाँ,
यहाँ तक कि महिलाओं को भी क्या था, महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार प्राप्त था। तो महिला भी कौन होगी, जिसके पास संपत्ति होगा, जो टैक्स भर रही है, जो बहुत ज्यादा शिक्षित है, वही महिला भी जो है वोट दे सकती थी। तो मीन्स मात्र 3 से 4%, कितना, 3 से 4% महिला ही वोटिंग कर सकती, 3 से 4% लोग ही वोटिंग करने का अधिकार था, बाकी को अधिकार नहीं था, क्योंकि ना तो उनके पास संपत्ति था, ना वो टैक्स देते थे, ना ही बहुत ज्यादा शिक्षित थे, तो उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं था। बट ये जो 3 से 4% लोग थे, यही जो है केंद्रीय विधानसभा के सदस्य और लगभग जो है मैक्सिमम राज्य परिषद का सदस्य का क्या करते थे, चुनाव करते थे। तो इस तरह से देखे कि एक तो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुआ, दूसरा जो है केंद्र में दो सदन की विधायिका की स्थापना हुई, जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा हुआ। आप देखेंगे पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार में बताएंगे कि 1909 का जो मौर्य मिंटो सुधार था, तो 1909 का मौर्य मिंटो सुधार में हम देखे थे कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था मुसलमानों के लिए की गई थी। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का कल भी हमने चर्चा किया था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र है क्या, जिसमें जो है जहां मुसलमानों की संख्या अधिक होगी वहां सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकते हैं और मुसलमान ही उसका वोट दे सकता, माने वो क्षेत्र समझिए मुसलमान का हो गया, जहां मुसलमान की बहुत संख्यक है, क्योंकि वहां का राजा मुसलमान होगा, वहां वोट का अधिकार मुसलमान ही को है। तो ये चीजें 1909 में मौर्य मिंटो सुधार में किया गया था। बट 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार में इसको और विस्तार दिया गया। क्या दिया गया, इसको और विस्तार दिया गया। विस्तार ये दिया गया कि जो मुसलमानों के लिए लागू था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत, अब वो किसके लिए, सिखों के लिए भी हो गया, अब वो भारतीय ईसाइयों के लिए भी हो गया, अब वो आंग्ल भारतीय के लिए भी हो गया, और अब ये यूरोपीय के लिए भी हो गया। मीन्स इस तरह का जो है अधिकार सिख को भी प्रदान किया गया, भारतीय ईसाइयों को भी प्रदान किया गया, आंग्ल भारतीयों को भी, यूरोपियों को भी। माने ये सारे लोग जहां बहुमत में थे वहां सिर्फ यही चुनाव लड़ सकते थे और यही वोट दे सकते थे, बाकी किसी को वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। माने एक तरह से कहिए तो कि चुनाव प्रणाली को पूरी तरह से सांप्रदायिक कर दिया गया और एक धर्म को दूसरे धर्म से क्या कर दिया गया, पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर दिया गया। आपस में विद्वेषता, चूंकि अब ईसाई के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, भारतीय आंग्ल भारतीय के लिए अलग, सिखों के लिए अलग, मीन्स इस तरह से एक दूसरे से क्या कर दिए, एक दूसरे को दुश्मन बना दिए, एक दूसरे के विरोध में द्वेषता पैदा कर दिए। उसके बाद जो हम देखेंगे कि लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। बार बार बातें आ रही थी कि भारत में क्या हो, भारत में जो ऑफिसर सब है वो कहाँ से आते हैं, ब्रिटेन से चुना कराते हैं। तो भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हो जहाँ यहाँ के कर्मी जो है यहाँ सेवा दे सके। तो इसके तहत जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जो देखेंगे कि 1926 में क्या किया गया, 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी के तहत अगर ये क्वेश्चन पूछे कि लोक सेवा आयोग का जो है प्रावधान कब किया गया, तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत किया गया, जिसको 1926 में जो है जिसके तहत जो है 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। उसके बाद देखेंगे कि प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया और राज्य माने अब जो है क्या कर बजट को दो स्तर पर बांट, जैसे आज कैसे है, आज हर राज्य अपना अपना बजट बनाता है और केंद्र भी बजट बनाता है, तो उसका नींव जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत ही पड़ा। अब राज्य भी अपने आवश्यकता अनुसार बजट बना सकता था। उतना ही नहीं, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को अपने अपने विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और इस प्रकार केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया, लेकिन ढांचा जो है केंद्रीय एवं एकात्मक ही बना रहा। देखिए मेन रूप आज जो अपना जो हमारा संघीय प्रणाली है, आज जो हमारा ढांचा केंद्रीय और एकात्मक प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश का मंशा का ही देन था, क्योंकि उस समय भी ऐसा ही था। 1909 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 को देखें तो यहाँ देखेंगे कि केंद्र सरकार भी कानून बनाती थी और राज्य सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। बट केंद्र सरकार अगर किसी चीज पर कानून बना देती थी तो उस समय वो जो है राज्य क्या हो जाता था, निरस्त हो जाता था।
मीन्स उस समय भी जो ढांचा था वो केंद्रीय था और एकात्मक था। उतना ही नहीं, जो वायसराय के कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य होते थे, 6 सदस्य, उसमें से 3 सदस्य अनिवार्य हो गया कि वो भारतीय होगा। मीन्स वायसराय के कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य होते थे, उसमें से 3 सदस्य भारतीयों को रखना क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। और ये किसका उपज था, ये बताए थे ना कि भारतीयों को जो भागीदार, भारतीयों को जो है शासन प्रशासन में भागीदारी बढ़ाना एक बहुत बड़ा उद्देश्य था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का। तो उसी के तहत जो है क्या किया गया था, उसी के तहत जो है 3 सदस्य अनिवार्य कर दिया गया कि 3 सदस्य क्या होंगे कि गवर्नर जनरल के परिषद में, वायसराय के परिषद में 3 सदस्य भारतीय होंगे। साथ ही लंदन में एक उच्च आयुक्त का गठन किया गया और ये उच्च आयुक्त को जो है, जो भारत का सचिव का पद था और उसका जो कार्य था, उसी के कार्य को कुछ दे दिया गया, किसको, भारत के उच्च आयुक्त को। माने भारत के उच्च आयुक्त एक पद का गठन किया गया, कब, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। और उच्च आयुक्त का कार्य क्या था, तो इसका कार्य था भारत के सचिव के काम को कम करना। मीन्स भारत के सचिव का जो काम था उसके कुछ हिस्से को किसको दे दिया गया, उसके कुछ हिस्से को जो है उच्चायुक्त को दे दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रावधान किए गए, उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, जिसके तहत जो देखेंगे कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया और हस्तांतरित विषय को भारतीय मंत्रियों को दे दिया गया। मीन्स भारतीय मंत्री भी जो है हस्तांतरित विषय पर कानून बना सकते थे और शासन चला सकते थे। इस प्रकार जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया, जिसमें जो है द्वैध शासन की हमने बात कर की, 2 सदन वाली विधायिका की बातें की, जिसमें जो है राज्य परिषद और केंद्र परिषद, आज जो लोकसभा और राज्यसभा है वो देन किसका है, आज जो लोकसभा राज्यसभा है उसकी नींव जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ही है। उसके बाद देखेंगे कि एक जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो बीज बोया गया था, कब, 1909 के मॉर्गे मोंटो सुधार में, उसको और विस्तार दिया गया। अब वो मुसलमानों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी दे दिया गया। मीन्स पूरी तरह से सबको क्या कर दिया गया, सबको बांट दिया गया। उसके बाद जो है केंद्र को भी और राज्य को भी जो है अपने अपने क्षेत्र में राज्य सूची पर, केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार दे दिए गए। जैसे आज है, आज भी जो है राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो इस तरह से बहुत सारे बिंदु को देखने से स्पष्ट होता है। साथ ही देखेंगे कि वायसराय के कार्यकारी परिषद में जो 6 सदस्य होते थे, उसमें से 3 सदस्य भारतीय का होना अनिवार्य किया गया। तो एक तरह से देखें कि भारतीय की भागीदारी बहुत स्तर पर बढ़ाने का प्रयास किया गया, चाहे वह द्वैध शासन, चाहे प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत हो, या फिर वायसराय के कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य में से 3 भारतीयों को शामिल करने की बात हो। तो इस तरह से भारतीयों को जो है शासन प्रशासन में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया। और साथ ही वोट देने का भी जो है क्या किया गया, वोट देने का भी विस्तार किया गया, जिसमें महिलाओं को वोट का अधिकार भी इसी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुआ। और इस तरह से, बट उसके बाद भी देखेंगे कि ये सारी चीजें खोखला था, क्योंकि अभी भी सर्वे सर्वा कौन था, सर्वे सर्वा गवर्नर ही था। सर्वे सर्वा गवर्नर था और गवर्नर जो है क्या करता था, वित्तीय तो एक अपने पास में ही रखे हुए था, जिससे जो है हस्तांतरित कुछ कर नहीं सकता था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह था कि गवर्नर के पास वीटो पावर था, और वीटो पावर के तहत क्या कर सकता था, किसी भी भारतीय मंत्री अगर कोई कानून बना सकते थे तो उसको वो क्या कर सकता था, उसको निरस्त कर सकता था। मीन्स अगर इतना के मूल में देखें, एक सेंटेंस में अगर देखें, तो अभी भी जो है क्या था, अभी भी जो है भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी एक क्या था, एक उसको कह सकते हैं मिर्ग मिर्च क्या ही था, मीन्स मुखौटा ही बनकर रह गया था, कोई उसको वास्तविक शक्तियां प्रदान नहीं की गई थी।